अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्र को, अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं जया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी कैपिटल पे। आज हम अपने डोमेन इकोनॉमिक सिलेबस को देखेंगे और साथ ही साथ हमारे पेपर में किस तरीके से पैटर्न्स आते हैं इकोनॉमिक्स से पेपर को, उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पे लिखा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। मीन्स इसके कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम में टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, बट 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है? आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 40 क्वेश्चंस। आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 40 क्वेश्चंस है। अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन जो है वो आपको क्या मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसमें से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर देखा जाए तो आपको क्या मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिल रहा है एक तरीके से, मीन्स अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। ठीक, ये तो बात हो गई कि क्वेश्चंस कितने आएंगे और अटेम्प्ट कितने करने हैं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो उस पे आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। ठीक, बट अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो उसमें से डिडक्ट कितने हो जाएंगे? उसमें से आपको डिडक्ट जो होंगे मीन्स माइनस जो होंगे वो हो जाएगा -1 होगा। और ड्यूरेशन की बात अगर किया जाए कि टाइम कितना होगा आपको इस 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। कितने मिलेंगे? 60 मिनट्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये तो हो गए थे हमारे पेपर पैटर्न की बात, लेकिन अब हम डालते हैं नजर अपने सिलेबस के ऊपर। अगर सबसे पहले बात की जाए तो यूनिट फर्स्ट में है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे में आपके पास यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जो आप पढ़ के आए हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक कहीं की इकोनॉमिक हो, हमें सेंट्रल प्रॉब्लम तो देखनी ही होगी। यूनिट 2 आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड, डिमांड क्या है? हर एक डिमांड पे हमारी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? हमारी कंज्यूमर बिहेवियर पे हमारा डिमांड डिपेंड है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले, और साथ में अटेनमेंट, इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी अप्रोच देखेंगे। यूटिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज यूटिलिटी इज सेटिस्फाइंग पावर ऑफ यूटिलिटी। और साथ में इसकी केसेस को भी देखेंगे, 1, 2 एंड कमोडिटी केसेस। 1 कमोडिटी इज यूटिलिटी एंड 2 इज अ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास डिमांड, और डिमांड में हम देखेंगे मार्केट डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें हमारे पास आता है मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड। और साथ में ही डिमांड के कर्व कैसे होते हैं, स्लोप डाउनवर्ड, और एंड सिफ्ट द डिमांड एंड प्राइस एलास्टिसिटी एंड डिमांड मेजरमेंट की भी बात करेंगे हम। एलास्टिसिटी के साथ साथ एलास्टिसिटी की मेथड और ज्योमेट्रिक परसेंटेज को भी देखेंगे। देखिए डिमांड और एलास्टिसिटी दोनों ही क्या है, एक भाई बहन कह सकते हैं। डिमांड है बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन एलास्टिसिटी बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो कितने दाम से बढ़ेगा और डिमांड घटेगा तो कितने रेट से घटेगा।
नेक्स्ट पे आते हैं हम यूनिट थर्ड, जिसमें है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। मीन्स नेशनल इनकम आते ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा जब बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम मीनिंग देखेंगे। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जुड़े रहिए हमारे स्टडी कैपिटल के साथ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम 2 सेक्टर्स की बात करते हैं, साथ में हम नेशनल इनकम पे भी नजर डालेंगे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी एट एमपी और एफसी भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का कितना तरीका है वो भी देखेंगे। वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यूनिट 4 जो है आपके पास है डिटर्मिनेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट का मतलब होता है कि डिमांड वो चारों सेक्टर, जिसमें आपके हाउस होल्ड, आपका प्रोड्यूसर्स, आपके गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आपके आते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल पर्सन की जितनी अर्निंग है, उस अर्निंग में से वो कितना कंज्यूम कर सकता है और कितना सेव कर सकता है, उसी को बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो कह रहा है मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से आपको क्या पता चल रहा है कि जिसमें क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सबको नौकरी मिली हुई हो। इनवॉलेंट्री करना भी चाहता है, कम रेट में भी करना चाहता है, नौकरी ही नहीं मिल रही। ठीक, एक ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको सिलेबस के थ्रू, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी इन डिटेल में विद नोट्स के साथ। डिटर्मिनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लायर के बारे में बताया जाएगा किस तरीके से वर्क करता है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड एंड करेक्ट एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट चेंजेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर देखा जाए तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बताया जाएगा कि डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर डिमांड ज़्यादा घट जाए तो क्या होगा। जब इनकम ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस डिमांड, इनकम कम हो जाता है तो डेफिसिट डिमांड। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या निकालती है, मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, की एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट करें। ये चैप्टर जो है वो आपकी थोड़ी बैंकिंग से रिलेटेड है। अब आता है आपके पास मनी इन बैंकिंग। देखिए हम बात तो कर ही रहे थे मनी बैंकिंग की, मनी बैंकिंग आ गया। अगर मनी और बैंकिंग की बात करें तो मनी और बैंकिंग दोनों ही क्या हो गए, एक अलग अलग चैप्टर हो गए, और दोनों का कॉन्सेप्ट भी क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड है अगर देखा जाए तो। मनी क्या है, मीनिंग है, इवोल्यूशन, ये सारी चीजें। फंक्शन, सेंट्रल बैंक की फंक्शन जिसे हम आरबीआई भी बोलते हैं, एंड फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शन बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कॉमर्शियल बैंक में से कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, और कितने प्राइवेटाइजेशन हुए हैं। गवर्नमेंट एंड बजट एंड द इकोनॉमी, आपका यूनिट 6 क्या कह रहा है, गवर्नमेंट बजट के बारे में बताया जाएगा। हमारे भी बजट होते हैं, गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं, बजट होते हैं, जो गवर्नमेंट अनाउंस करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट के बजट निकालने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। क्लासिफिकेशन, रिसिप्ट, रेवेन्यू, कैपिटल, क्लासिफिकेशन, एक्सपेंडिचर एंड प्लान एंड नॉन प्लान डेवलप एंड नॉन डेवलपमेंट, सारी चीजों के बारे में क्लासिफाई कर रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू एंड कैपिटल को किस तरीके से यूजर्स में लाते हैं। बैलेंस बजट, बजट डेफिसिट एंड मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें डिटेलिंग में आपको बताया जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी एंड कंटेंट डिफरेंट डेफिसिट, इम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें क्या है आपके सिलेबस में है और आपको सारा पढ़ाया जाएगा इन डिटेल।
नेक्स्ट हम आते हैं अपने यूनिट 7 पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट एंड डीमेरिट। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली अगर हम जाने कि दूसरे कंट्री की जो भी हमारी क्या होती है, मनी होती है, यहाँ पे अगर इंडिया में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और ए ब्रीफ एनालिसिस करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में और उसके इश्यूज के बारे में। ओके, यूनिट 8 आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स सिंस 1991। अगर देखा जाए इसमें तो इसमें आपके बारे में इंडियन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जो पहले 11 में पढ़ाया जाता था लेकिन अब 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ए ब्रीफ ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले कैसे ब्रिटिश की शासन थी हमारे इंडिया पे, हमारे लोगों पे, किस तरीके से उन्होंने हमारा जीना बेहाल कर दिया था और किस तरीके से हमारे इंडिया ने गोल्स, 5 इयर्स प्लान्स, ये सारी चीज़ें लाई थी। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, न्यू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, IPR 1956 और SSI का रोल, इम्पोर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड भी। एंड अब आता है यूनिट 9 जिसमें करेंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। करेंट चैलेंज फेसिंग क्या है, पॉवर्टी, जो अपनी बेसिक नीड को पूरा ही ना कर पाए, जिसमें हम एब्सोल्यूट रिलेटिव मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशंस एंड क्रिटिकल असेसमेंट को भी पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, ह्यूमन मतलब एक इंसान, कैपिटल, अगर ह्यूमन की कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन का कैपिटल उसकी स्किल, उसकी क्रिएटिविटी होती है जो यहाँ पे है। फॉर्मेशन मतलब कोई चीज फॉर्म करना, कोई चीज बनाना। एक ह्यूमन अपनी स्किल और क्रिएटिविटी खुद से ही डेवलप करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज पढ़ेंगे, रोल, इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट, रूरल नॉट अर्बन एरिया, जैसे रूरल एरिया जिसमें क्या बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं होते, अब उसी को डेवलपमेंट करने के लिए क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स क्रेडिट एंड मेकिंग, मार्केटिंग रोल ऑफ द कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और डाइवर्सिफिकेशन किए जाते हैं जिससे रूरल का विकास हो, डेवलपमेंट हो। फिर देखा जाएगा एम्प्लॉयमेंट ग्रो एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, informal सेक्टर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी नजर डालेंगे एक बार, जिसके बारे में मीनिंग बताया जाएगा, टाइप्स बताए जाएंगे, केस स्टडीज भी होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी क्रिटिकल असेसमेंट भी आपको बताया जाएगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी स्टडी कैपिटल पे। जुड़े रहिए हमारे स्टडी कैपिटल के साथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको डेवलपमेंट बताया जाएगा कि विकास कैसे होती है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स की। मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। डेवलपमेंट रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब आता है आपका यूनिट 10 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहले कंपैरिजन विद नाइबरहुड्स, आपके नाइबरहुड से कंपैरिजन किया जाएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखा जाएगा। बेसिकली इससे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान या जो भी है चाइना, उसके जो भी रेट्स होते हैं हमारे एजुकेशन के, पॉपुलेशन के, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में बताई जाएंगी। हमने तो बात कर लिया सिलेबस की, तो हमने सारी बातें कर ली कि हमारी सिलेबस क्या थे, पेपर पैटर्न क्या था। लेकिन अगर गौर किया जाए तो पेपर अचीव कैसे करें, हम अपने गोल को कैसे अचीव करें, एक बार कैसे स्ट्रैटेजी बनाए पढ़ने का, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर देखा जाए कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ें, गोल को अचीव कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप अपने गोल को अचीव करना। और अभी आपका गोल क्या है, सीटी को क्रैक करना। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो सकता है, सबसे पहला आपका जो टारगेट है कि आप अपने सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।
आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और दूसरा आपको जो भी डाउट होगा जिस भी क्वेश्चन पे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ स्टडी कैपिटल हमेशा जुड़ा रहेगा। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपको डाउट करती है अपने नोटबुक पे, कॉपी पे, बुक्स पे, आप क्या कर सकते हो, एक स्टार बना सकते हो कि जब भी आप उसको देखो तो आपको पता चले कि यस आपको डाउट था। तीसरा, आप क्या करो, सेल्फ असेसमेंट दो, खुद से ही अपने आप को चेक करो, अपने आप को जज करो कि आप कितना कर सकते हो और कितना अभी आपको करना बाकी है। फोर्थ, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। आप टेस्ट सीरीज भी दीजिए। अगर इन सारी चीजें आप खुद से करते हैं तो पक्का आप क्या करेंगे, आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।